नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 6 सितंबर में जो भी आरआरसी ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ्स के, वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं ना, तो 20 सवाल अगर आपके पेपर में आ रहे हैं तो उसमें से 12 से 15 सवाल आप बहुत आसानी से बना के चल रहे होंगे, क्योंकि हम जो सवाल आता है उसके साथ साथ जो इधर उधर उसी तरीके का सवाल आने के चांसेस हैं वो भी साथ में करते हुए चलते हैं। तो अगर आपने लास्ट ही वीडियो अगर मेरी देखी होगी तो उसमें से ही आपको 10 से 12 सवाल आज भी पहली और दूसरी शिफ्ट में देखने को मिल गए होंगे। तो देखते हैं आज कैसे क्वेश्चंस आए हैं। हम रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा लेते हैं सो दैट यही क्वेश्चंस आने की संभावना भी ज़्यादा है और फिर इसे हम आसपास के सारे क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं। तो देखते हैं आज क्या क्या सवाल पूछे गए। आपको ये सवाल जरूर तैयार करके जाने हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसमें प्रिंसिपल आपको दे रखा है 7500, आपको रेट दे रखी है 4% की सिंपल इंटरेस्ट की, और आपको अमाउंट जो मिश्रधन दे रखा है वो दे रखा है 9000। आपसे पूछा है कि कितने समय में ये हो जाएगा मिश्रधन। ठीक है सर, समय आपसे पूछा है और सिंपल इंटरेस्ट की दर है, तो बहुत इजी सा सवाल है। ऐसा ही बराबर होता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100, बस यही हमें लगा देना है। देखो ऐसा ही जो हमारा ब्याज है वो कैसे निकलेगा, ये मिश्रधन दे रखा है, ये मूलधन दे रखा है। जब मैं मिश्रधन में से मूलधन घटाऊंगा तो मेरा 1500 क्या आ जाएगा साहब, ब्याज। तो यहाँ रख दूंगा मैं 1500 बराबर, मुझे प्रिंसिपल दे रखा है 7500, ठीक, और रेट दे रखी है 4% और मेरे को टाइम निकालना है और बटे क्या हो जाएगा 100। बस इजी सा सवाल है। टी बराबर आ गया 5 साल। ये तो आपने समझ ही लिया होगा, 00 से 00 कट गया, 75 से 20 बार कट गया और 4 से ये 5 बार कट गया। टाइम आपका आ गया आपका 5 साल। ठीक है सर, आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। इजी सा सवाल आ रहे हैं इस पे, तो आपको ये एसआई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले पे ही आराम से सवाल बन जा रहे हैं। ठीक है सर, अब देखते हैं हम दूसरा सवाल क्या पूछा गया है। दूसरा सवाल आपसे सीआई से पूछा गया है जिसमें आपको रेट दे रखी है 5% और सीआई निकालना है क्या है, टाइम दे रखा है 2 साल का और आपको प्रिंसिपल दे रखा है साहब 8000। आपको समझने की कोशिश करनी है, बिल्कुल सेम टू सेम यही सवाल मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया है। डिजिट्स चेंज थी, अगर आप वो वीडियो देख के जाते तो ये सवाल गलत नहीं करके आते। अब क्या है, देखो 5% की रेट दे रखी है तो मैं इसकी बनाऊंगा पहले फ्रैक्शन। तो 5% का 100 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/20। मतलब मेरा कोई मूलधन 20 था जो कि एक वर्ष में कितना हो गया सर, 21 मिश्रधन बन गया। 20 से फिर अगले साल भी ये क्या होगा, क्योंकि 2 साल मेरा समय है। ठीक, तो अब मैंने देखा टोटल मेरा 400 रुपए जो थे इनके आपस में गुणा कर लूंगा, वो 441 रुपए मिश्रधन बन गया। ठीक है सर, तो मुझे ब्याज कितना मिला साहब, 41 रुपए का, और ब्याज ही मुझसे पूछा है। मेरा मूलधन हिसाब से कितना है 400 और मुझे दे कितना रखा है 8000, तो मतलब कि जो 8000 है ये मेरे 400 का मान है। मुझे मान कितने का निकालना है साहब, 41 का। बस सीधा इससे 20 बार कटेगा, इसकी गुणा करूंगा, 820 मेरा क्या रहा होगा, सीआई आंसर। ठीक है, अगर आप पिछली वीडियो देख के गए होते तो ये सवाल आपका गलत नहीं होता। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, ये एक अलजेब्रा का सवाल है। ए की वैल्यू 50 दे रखी है, बी की वैल्यू 20 दे रखी है। आपसे पूछा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर क्या। कितना इजी सा सवाल है, बड़ा इजी सा। आपको बस ए की जगह 50 रख देना है, बी की जगह 20 रख देना है। 50 का स्क्वायर करूंगा हो जाएगा 125 के आगे, मतलब सॉरी 50 की क्यूब, और 20 की क्यूब करूंगा तो हो जाएगा 8 के आगे 1 2 3 0, सॉरी 1 2 3 और 8 के आगे 0, 133000। इस सवाल का क्या आ रहा होगा आंसर। इजी सा सवाल था, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं अब क्या पूछा गया है। ये तो बहुत इजी सा सवाल था, आई होप हो गया होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि 18 और 72 का थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय समानुपाती पूछा है आपसे। तृतीय समानुपाती मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। अगर आपको ये इस तरीके से फॉर्मेशन दे रखा हो, x होता है हमारा तृतीय समानुपाती, तो a/b बराबर b/x होता है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है b²/a। बस यही हमें करना था। b² 72 गुणा 72 बटे a 18, 18 चौक 72, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ये मेरा क्या रहा होगा आंसर। आने वाले समय में आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन भी पूछ सकता है, a b c और ये x, ये फोर्थ प्रोपोर्शन अगर हुआ तो a/b बराबर c/x होगा। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो bc/a आ रही होगी। ठीक है सर, और इसी वाले फॉर्मूले पर सवाल आया हुआ भी है। ये चतुर्थ समानुपाती हो गया। आपसे अगर a और b दे रखे हों और आपसे मध्य समानुपाती पूछे तो होता है √ab। मैं हर बार जब भी सवाल आता है इस तरीके से बताता हुआ चलता हूँ। यही सवाल आपसे चतुर्थ समानुपाती का अगले इसमें पूछा भी गया है शिफ्ट में। तो सवाल क्या पूछा गया देख ले रहे हैं। आपको दे रखा है 14, 7 और 12, इसका चतुर्थ समानुपाती पूछा है आपसे। तो चतुर्थ समानुपाती मैंने आपको बताया क्या होता है, BC
7 गुणा 12 बटे ए, ये हो गया 14, 7 दूनी 14, 2 से 1 कटेगा 6 बार, तो 6 इस सवाल का चतुर्थानुपाती आ रहा होगा। ठीक है सर, अब ये सवाल आपका गलत नहीं होगा। एक सवाल से लगभग 3 ट्रेन से सवाल पूछे गए हैं। ये देख लो, क्या है कि एक ट्रेन तो चेन्नई से चलती है, ठीक है सर, एक ट्रेन ए है जो चेन्नई से चलती है, एक ट्रेन बी है जो आपकी दिल्ली से चलती है, ठीक है सर, ओके। इसके बीच का जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो 620 दे रखा है किलोमीटर, और इसकी ये चलती है आपको सुबह 9:30 बजे, और इसकी चाल होती है साहब आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो ट्रेन है ये चलती है आपकी 10:30 बजे, और इसकी चाल होती है आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल है, तो आपसे पूछा है कब मिलेंगी या कितने बजे मिलेंगी ये ट्रेनें, ठीक है सर। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले तो देखो आप, ये 9:30 बजे चल रही है, ये 10:30 बजे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे 1 घंटा चलाकर यहाँ 10:30 बजे लेके आ जाऊंगा, ठीक है सर। मैंने क्या काम किया भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी चाल है, 1 घंटे में कितनी चल जाएगी, 60 किलोमीटर चल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, 620 मेरा टोटल डिस्टेंस है। जब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ कवर हो गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस मेरा बचा, अब ये वाली ट्रेन ए भी यहाँ आ गई, बी यहाँ पे है ही है, ये डिस्टेंस बची मेरी 560, 620 में से 60 घटा दूंगा, ठीक है सर। अब ये 560 तो मेरी दूरी है, दोनों ट्रेनें मिलकर इस दूरी को तय करेंगी, तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो 60 और 80 दोनों की चालें जुड़ गई, कितनी हो गई साहब, 140। इससे मैंने इसको काटा तो 4 आ गया। अब देख लो आप, 4 घंटे में ये ट्रेनें हमारी आपस में मिल जाएंगी। अब मिलेंगी कब से, 4 बजे, भाई देखो 10:30 बजे ये चली हैं और 4 घंटे बाद ये मिल जाएंगी, तो दोपहर के 2:30 बजे ये ट्रेन आपस में क्या करेंगी, मिल जाएंगी, ठीक। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। करिए जरा यार, करने लग रही है, पूछ लो। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एक पुल है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 250 मीटर, एक ट्रेन जिसकी स्पीड दे रखी है साहब आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये पुल को कितने सेकंड में पार कर रही है, पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपसे पूछा है कि ट्रेन की लेंथ क्या है, ट्रेन की लेंथ निकालनी है मुझे। अब आपको समझना पड़ेगा, जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो वो ट्रेन अपनी लेंथ और पुल की लेंथ दोनों को पार करती है, और अगर किसी एक व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन अपनी ही लेंथ को पार करती है। ये तो मेरी दूरी हो गई, ठीक है, और 40 सेकंड ये मेरा समय है, ठीक है सर, और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरी स्पीड है, 54, ठीक है सर। कितना इजी सा सवाल है, बस चाल गुना समय बराबर क्या लगानी है, दूरी, सही है सर। ये मुझे दे रखा है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे पहले मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा, 5/18 से करके गुणा, तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, ठीक है सर। यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा सर, 15, ठीक है, 15 चौका 60, 600 मीटर मेरी आ गई लेंथ इन दोनों की, जिसमें से मुझे पुल की कितनी दे रखी है, 250। तो अब मैं ट्रेन की लेंथ निकालूंगा तो पुल की लेंथ इधर माइनस कर दूंगा, ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 350 मीटर, ठीक सर। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, एक सवाल और ट्रेन से पूछा गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी आपका ट्रेन से ही है, जिसमें क्या बताया गया आपको, ट्रेन की जो स्पीड है वो आपको दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है सर। आपको एक कोई दूरी है, वो उस दूरी को ट्रेन हमारी 8 घंटे में तय करती है, तो बताओ 6 घंटे में उस दूरी को तय करने के लिए ट्रेन की चाल क्या होगी। आपको पता होना चाहिए चाल और समय, चाल जो होती है क्या होती है, समय के व्युत्क्रमानुपाती। भाई समय अगर आपका ज्यादा लेगी तो चाल कम होगी, और अगर चाल ज्यादा होगी तो समय को क्या लेगी, कम लेगी ट्रेन, ठीक है। तो अभी 8 घंटे मेरी चल रही है और मुझे निकालना है 6 घंटे का, ठीक है सर। ये तो है समय, और अब मैं चाल का अगर अनुपात निकालूंगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 6:8, इसको काटूंगा 3:4 आ जाएगा। अभी मेरी चाल कितनी है, 72, मतलब 3 का मान मुझे 72 दे रखा है, मुझसे 4 का मान पूछा है। जब 3 का मान 72 आ गया तो 1 का मान आ गया 24, और 4 का मान कितना आ जाएगा, 24 गुणा 4 बराबर 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, इजी सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या रखा है, 1/40% का है, 1/20% का है, 1/30% का है। आपसे पूछा है कि एकल बट्टा क्या होगा, इनको मिला के जो बट्टा मिलेगा एकल बट्टा वो किसके बराबर होगा, तो वो पूछा है। तो मैं पहले 40% की फ्रैक्शन बनाऊंगा, मेरी फ्रैक्शन बनेगी 2/5% का नीचे 100 लगा के, इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/5, क्योंकि 20 है, प्रतिशत का नीचे 100, 1/5। 30% की फ्रैक्शन बनेगी 3/10। ये है मेरा अंकित मूल्य, सभी का अंकित मूल्य ये है, और ये दे रखी है मेरे को छूट, मतलब 5 रुपए की चीज उसने 2 की छूट देकर कितने में दी होगी,
3 में। ये 5 रुपए की चीज आपने 1 की छूट देकर कितने में दी होगी? 4 में। ये 10 रुपए की चीज आपने 3 की छूट देकर कितने में दी होगी? 7 में। सबकी आपस में मैं गुणा कर लूंगा, ये मेरा आ जाएगा 250 और रेशियो आ जाएगा 21 गुणा 4। अब मैंने ये क्यों लिखा, मैं पहले इसको काट दूंगा, 125 बार, रेशियो आ जाएगा 21 गुणा 2। इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख लूंगा? 42। ठीक है सर। अब मुझे पता है जब मैं इसमें 0.8 की इधर भी और 0.8 की इधर भी गुणा कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 100 और ये अनुपात में बन जाएगा 8 दूनी 16 का 6, 8 चौक 32 और 33.6। अब ये था मेरा अंकित मूल्य और इतने में मैंने वस्तु बेची तो मैंने कितने रुपए का जो है उसको दे दी छूट? तो आप देखोगे इसमें से इसको घटाओगे तो आपका आ जाएगा 66.4। इतने की आपने क्या दे दी? छूट। इतने प्रतिशत का आपका क्या होगा? एकल पट्टा। ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस से ही है शायद। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है सर कि एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य के 3/4 पर कोई वस्तु को खरीदा। ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। अंकित मूल्य के 3/4 पर उस वस्तु को खरीदा किसी ने, ठीक है सर, और अंकित मूल्य से ना 20% ज्यादा पर, कितने पर? 20% ज्यादा पर उसको बेचा। ठीक है सर। तो आपसे क्या पूछा गया उसमें कि आप बताइए उसको लाभ कितना हुआ। सर आप एक बात बताओ, यहां से मैं उसके अंकित मूल्य बट्टे सीपी का रेशियो निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगा? 4/3। ठीक है मेरा। इसको मैं और इजी करने के लिए इसको 100 बना लेता हूं। इसमें भी 25 से गुणा कर दूंगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा, नीचे भी 25 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 75। मतलब कि अंकित मूल्य मेरा मार्केट प्राइस 100 रुपए है सर, ठीक है। उसने खरीदा कितने में? 75 रुपए में। फिर उसने जो उस चीज को बेचा वो कितने में? अंकित मूल्य से 20% ज्यादा। 20% अगर मैं ज्यादा करूंगा अंकित मूल्य का 100 से तो 120 में उसने बेचा। ये तो उसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। तो अब मुझे निकालना है इसका लाभ। अब ये 75 मेरा सीपी है, एसपी मेरा 120 है, मुझे लाभ निकालना है। पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो 15 से काट लो, 15 5 75 और ये 15 से 8 बार कटेगा, मतलब मुझे 3 का लाभ हो रहा है। लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पर होती है, 5 गुणा 100 बराबर 60% का उसे क्या हुआ होगा? लाभ। ये सवाल आया था। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इजी सा सवाल है, हम जल्दी जल्दी सारे सवाल देखेंगे। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बेलन है, बेलन की त्रिज्या पूछी है। बेलन की त्रिज्या, बेलन और स्फेयर गोले से सवाल हर पेपर में पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना आप। बेलन की त्रिज्या बराबर पूछी है आपसे और आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का दे रखा है सर 528। ये जो डिजिट्स हैं वेरी कर सकती हैं, पैटर्न यही पूछा गया है, यही सवाल आ रहे हैं। तो बेलन का हम सबसे पहले सारे फॉर्मूले जान ले रहे हैं। बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका 2πrh और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है टीएस से जिसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h। ये फॉर्मूले याद करके जाओ, इन्हीं पे सवाल बन रहे हैं, इससे अलग सवाल ही नहीं आ रहे। ठीक है सर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब 2 × 22/7 × r × h। अच्छा इसमें हाइट भी तो दी हुई है, हाँ हाइट भी आपकी 12 दे रखी है। ठीक है सर। तो हाइट की वैल्यू 12 दे रखी है और आपसे पूछी है त्रिज्या बस, और मान कितना दे रखा है इसका? 528। तो बस वैल्यूज रख देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं इसको काटूंगा 11 दूनी 22, ये 11 और ये 4 और 8 बार कटेगा 11 से, ठीक है। ये 4 और 12 चौक, ये काट दिया इससे पूरा पूरा एक बार, और यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है सर। ये आपका आंसर आ रहा होगा त्रिज्या। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो ये बेलन के सारे फॉर्मूले आपको याद करके जाने हैं। अगर इनसे सवाल बनेगा आने वाले समय में तो आप इसको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आ रहे होंगे। अगला सवाल भी मेंसुरेशन से आपका पूछा गया है और वो पूछा गया है गोले से। गोले से भी सवाल हर पेपर में बन रहा है, ध्यान रखना, और ईजी से सवाल हैं, बस उनमें कैलकुलेशन करनी है आपको। तो देखते हैं गोले से क्या सवाल पूछा गया है हमारा। गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है सर, गोले की त्रिज्या आपको r दे रखी है, उसके साथ 10.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया आयतन, गोले का आयतन क्या होगा। पहले हम सारे फॉर्मूलाज देख ले रहे हैं। गोले का आयतन में हर बार जब भी कोई सवाल आता है सारी चीजें बताता हुआ चलता हूं। तो आयतन होता है 4/3 πr³। और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गोले का दिया हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है गोले का, 4πr²। ठीक है। हमको आयतन पूछा है तो सिर्फ वैल्यू रखनी है, 4/3 × 22/7 और r³ 10.5 × 10.5 × 10.5। ठीक है सर। मैं इन सवालों को हमेशा ऑप्शन से करता हूं, लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको कैलकुलेशन से करूंगा। कैलकुलेशन से कैसे करूंगा आप समझने की कोशिश करो। 7 या 21, 21 से ये 0.5 बार कटेगा। ये 4 है ना,
इस 4 को मैं 2 गुणा 2 लिखूंगा और एक बार गुणा करूंगा 5 से, तो 5 दूनी 10, 1 बन जाएगा, क्योंकि देखो ये 0.5 है तो यहां से तो 1 बन गया, 1 2 और ये मेरा खत्म हो गया। इस 2 से मैं इसे गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 21, तो 22 गुणा 21 गुणा 10.5, ये मेरी कैलकुलेशन बन गई इतनी। इस 22 को भी मैं क्या लिखूंगा 2 गुणा 11, क्यों? क्योंकि मुझे इस 2 से इसको गुणा करके 21 बना लेना है, तो 11 गुणा 21 गुणा 21, ये मेरा बन गया सवाल। ठीक है सर, 21 और 21 का वर्ग होता है 441 और इसको गुणा करनी है मुझे 11 से। 11 को मैं क्या लिखूंगा 10 + 1, तो ये हो जाएगा 4410 और फिर 441, इसका मतलब आ जाएगा 584, ये मेरा क्या आ रहा होगा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर। ठीक है सर, आई होप सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। हमने सारे फॉर्मूले देख लिए, आप भी इन फॉर्मूलों को याद करके जाओ, हर पेपर में इससे सवाल पूछा जा रहा है और मैं हर बार आपको ये फॉर्मूले बताता हुआ चल रहा हूं। ठीक है सर, अब अपना अगला सवाल देखते हैं। ट्रिगो से ये सवाल पूछा गया, सबसे पहले भी मैंने आपको बताया था ऐसा ही एक सवाल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आपको 7/5 दे रखा है। आपसे पूछा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। ये पता नहीं सवाल आया नहीं आया, किसी बच्चे ने भेजा था तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सवाल पहले दिन जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का उसमें आया हुआ था पहले फेज में। तो अब मैंने आपको क्या था, उसी समय आपको मैंने बता दिया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, किधर भी लिख लो, इसकी वैल्यू 1 होती है। एक आता है आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है सर, ये बेसिक आइडेंटिटी है, इन्हीं पर सवाल आ रहे हैं, इससे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ क्या करना है स्क्वायर। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बात एक ही है, 49/25। क्यों, मैंने यहाँ पे सिर्फ a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है सर, तो अब मुझे पता है इसका मान क्या होता है, एक उधर जाके क्या होगा -1, ये प्लस का होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा -1। मैं यहां से इसको मिटा दे रहा हूं। अब क्या है, अब देखो 2 साइन थीटा कुछ भी लिख लो कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाऊंगा आ जाएगा 24/25, इस 2 से ये 12 बार कटेगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान आपका आ रहा होगा 12/25। ये सवाल का आंसर है। ठीक है सर, बेसिक आइडेंटिटी पर सवाल आ रहे हैं। एक और सवाल आया है जो और बेसिक आइडेंटिटी पर ही है, हम देख लेते हैं वो क्या आया है। ट्रिगो का सवाल, और वही है, ये बात की श्योरिटी नहीं है यार, क्योंकि एक ही बच्चे ने बोला था, ज़्यादा ने नहीं बोला इस सवाल को। ये सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, और आपसे पूछा है साइन की घात 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या। ठीक है सर, अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कॉस थीटा बराबर 1, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है मैं उसको उधर ले जाऊंगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से देखना आइडेंटिटी से क्या आएगा, जब मैं कॉस को उधर ले जाऊंगा क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा। मुझे यहाँ साइन की घात 4 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इन दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन की घात 4 थीटा। साइन की घात 4 थीटा का मान आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, वो मैं यहाँ रख दूंगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1, तो ये क्या होगा आपका आंसर। अभी क्या है, सवाल आपसे इस वाली आइडेंटिटी पर पूछ लिया, आने वाले समय में हो सकता है इन दोनों में से किसी आइडेंटिटी पर आपसे सवाल पूछ ले। ठीक है, तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, इजी सा सवाल था। अच्छा, अपना अगला सवाल देखते हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन से, बोर्ड मास से हर फेज में सवाल आपका पूछा गया, इस बार भी ये पूछा गया। डिजिट्स चेंज हो सकती हैं लेकिन सवाल यही है, इस बात को याद रखना आप, -6 × 2 भागा 2.5। ठीक है सर, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, और ब्रैकेट में भी क्या सॉल्व करूंगा साहब, भागा। जब इससे इसको भाग करूंगा 2 बार आएगा, और गुणा में 5 है तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 प्लस के 10 माइनस, अब ये 6 है, गुणा के बाद सबसे पहले हम करते हैं भाग। ठीक है सर, मैंने इसको हटाया, यहाँ 0 लगाया। ठीक है, ये 4/5 बार कट गया, 6 चौक 24 आ गया, इसी को सिर्फ सॉल्व कर ले रहा हूँ मैं, 24/5 बराबर आ गया 4.8। ठीक है सर, अब ये दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या हुआ 15.8, और माइनस क्या हो जाएगा 4.8 इज इक्वल टू 11। इस सवाल का क्या आ रहा होगा आंसर। बोर्ड मास मैंने आपको बताया रखा है पहले कि किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है सर, इसी तरीके से हमने की हैं चीजें। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं हम अपना। अगला सवाल बहुत ज़्यादा इजी है। एक राम बंदा है और एक श्याम है जो किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं मिलकर। राम उस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। सिंपल सा क्या है, एलसीएम लेना है, 60 एलसीएम आ गया, 6 और 12 पंजे
60। ठीक है, ये देखो राम की इफिशियंसी मेरी 5 है, राम और श्याम दोनों की मिलकर 6 है, यहाँ राम की 5 है, तो श्याम की मेरी क्या इफिशियंसी रही होगी 1, तभी तो मिलकर 5 और 1 6 इफिशियंसी बनी होगी बस। तो कार्य बटे क्षमता बराबर राम का आ गया, सॉरी श्याम का आ गया समय कि 60 दिन में वो कार्य को करेगा। कैसे किया मैंने एक फॉर्मूला लगाया जो कि पूरा टाइम एंड वर्क मेरा इसी पर खत्म है, क्षमता गुणा समय बराबर क्या होता है कार्य। ठीक है सर, कार्य मेरे पास 60 था, क्षमता मुझे श्याम की रखनी है क्योंकि मुझे समय भी किसका निकालना है, श्याम का। सिंपल सा सवाल था, आंसर आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, मिटा दे रहा हूं इसको। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि ये पता नहीं आज पूछा गया है कल पूछा गया था, लेकिन ऐसा सवाल आया हुआ है। ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इसे कहा गया कि इतने सेकंड, ये सब सेकंड में है, इतने सेकंड के अंतराल पर एक घंटी बजी है, अब वो पुनः कितने मिनट के अंतराल पर एक साथ बजेंगी। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेने की सबसे बढ़िया ट्रिक है, सबसे पहले 2 बड़ी संख्याएं उठाओ। मैंने आपको बताया सबसे बड़ी संख्याएं उठाई, इन्हें काट के मैं छोटी से छोटी फॉर्म में लेके आया, मेरी फॉर्म आ गई। ये 9 से मैंने काटा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 बार कट गया। अब या तो इसकी गुणा कर दो या इसकी गुणा कर दो, आपको सेम ही चीज़ मिलने वाली है, वही इसका एलसीएम होगा। मैंने इनको काटा और जब गुणा करके देखा तो मेरा आया 90, 18 पंजे 90 कर लो या 45 दूनी 90। अब 90 मेरा एलसीएम हो सकता है, वो मैं चेक कैसे करूंगा, 6 से काटा कट गया, 8 से काटा मेरा 90 नहीं कट रहा, इसका मतलब ये एलसीएम है नहीं। लेकिन आने वाले समय में इसी का कोई ना कोई मल्टीपल हमारा एलसीएम होगा। मैंने 2 से गुणा किया, आया 180, 180 को काटा 6 से कट गया, 8 से 180 नहीं कटा, इसका मतलब ये भी एलसीएम। फिर इसी तरीके से 270 किया, 270 भी 8 से नहीं कटेगा, ये भी एलसीएम नहीं होगा। अगली जो संख्या आएगी 360, ये मेरी 8 से भी कट रही होगी, 12 से भी कट रही होगी, 18 से और 45 से तो कटेगी। तो 360 सेकंड मेरा क्या आ गया एलसीएम, और 360 सेकंड बाद ही ये एक साथ बजेंगी। मुझसे मिनट में आंसर पूछा तो मैं 60 से भाग करके क्या बना दूंगा साहब, 6 मिनट बाद अब ये पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है सर, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ये भी चलिए, ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ एलसीएम लेना होता है। ठीक है सर, अगला सवाल आपसे पूछा गया है मिक्सचर एलिगेशन से। एक सवाल डेली आ रहा है, आपने अगर लास्ट क्लास देखी हो तब आप इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व करके आ रहे होते। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है, जो कि जिसमें 10 लीटर पानी मिला देने के बाद वह अनुपात 6:5 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि टोटल मिश्रण कितना था, टोटल मिक्सचर कितना था, पहले पूछा है, आपका नहीं। ठीक है, पहले मिक्सचर कितना था टोटल। तो कितना इजी सा सवाल है। आप देखो, हमने सिर्फ वाटर मिलाया है 10 लीटर, हमने मिल्क को तो छेड़ा ही नहीं सर। लेकिन मेरा मिल्क यहाँ 3 है, यहाँ 6 कैसे हो गया, फिर मुझे मिल्क को क्या बनाना है सेम, तो यहाँ मैंने 2 से गुणा कर दी दोनों तरफ। तो 3 दूनी क्या हो गया 6 और 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ भी मिल्क सेम है, यहाँ भी मिल्क सेम है। अब मैंने देखा कि मेरे वाटर पे कितना फर्क पड़ा, अनुपात में मेरे वाटर पे 1 का फर्क पड़ा, और वैसे मैंने कितने लीटर मिलाया 10 लीटर। तो मतलब जो 10 लीटर मान है वो कितने का मान है 1 का। और मेरा इनिशियल जो वो था, मेरा मिक्सचर कितना था पहले 10, तो मतलब कि अनुपात में 10 था, 1 का मान मुझे 10 दे रखा है, तो 10 का मान कितना आ जाएगा साहब 100 लीटर। बहुत इजी से सवाल आ रहे हैं। इसमें कभी आपको ये पूछ लेता है कि कितना पानी मिलाया गया मिक्सचर देकर, और इस बार टोटल मिक्सचर पूछ लिया। तो इजी से सवाल आ रहे हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। अब अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल श्योर नहीं हूं मैं कि पूछा गया है या नहीं, लेकिन फिर भी लास्ट उसमें बहुत सारे पेपर्स में पूछा भी जा चुका है, अभी ग्रुप डी में ही यही। तो हम क्या करेंगे, एक बार उस चीज़ को देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने एक खुद से समीकरण बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल हैं जो कि पूछे भी जा रहे हैं। एक मैंने आपको इक्वेशन बना के लिख दी 7x + 12 = 0। श्योर नहीं हूँ कि इसमें पूछा गया है नहीं। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है सर आपसे, एक तो मूल पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कहां से करने होते हैं, ऑप्शन से। ऑप्शन में जैसे ए और बी, हमारे पास ये ऑप्शन है, ये आंसर है, तो पहले मैं ए का मान रख के देखूंगा 0 बन जाएगा तो ये सही, फिर मैं बी का मान रख के देखूंगा 0 बन जाएगा तो सही। यही मेरे क्या होंगे मूल मुझे निकालने हैं ऑप्शन से। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा जा सकता है, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा आपसे पूछा जा सकता है समीकरण देने के बाद। और क्या हो सकता है, आपसे समीकरण बनवाई जा सकती है मूल देकर के, अल्फा बीटा ये आपके मूल हैं, तो आप समीकरण बताओ क्या होगी। ठीक है सर। और एक चीज क्या होती है, जैसे अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। एक चीज और पूछी जा सकती है, 1 बटा अल्फा बटा 1 बटा बीटा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो पॉसिबली आपसे पूछी जा सकती हैं। हमें सॉल्व कैसे करना है इसको, सबसे पहले मुझे क्या देखना है, एक जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण, उससे इसको कंपैरिजन करना है। ठीक है सर। तो यहां से ए का मान कितना आ गया 2, बी का मान आ गया -7, सी का मान आ गया 12। अगर मुझसे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग पूछता है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है -b/a। यहां से मैं -b/a निकालूंगा, -7/2 करूंगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। अगर आपसे पूछेगा अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a।
सी बटे ए का मतलब सी का मान मेरा 12 है, ए का मान 2 है, तो मूलों का गुणनफल आ जाएगा मेरा 6। ठीक है सर, इस तरीके से। अगर आपसे इनका वैल्यू पूछती है तो इसे मैं पहले सॉल्व कर लूंगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है सर, जब आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू आ गई, तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर रख के यहां से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है, ये कैसे निकालेंगे, हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बट्टे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा का मान भी आप निकाल सकते हैं इक्वेशन से, अल्फा इंटू बीटा का मान भी आप यहां से इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है सर, तो इस तरीके से। अच्छा, आपको अब मूल देकर अगर समीकरण पूछी तो कैसे निकालेंगे, देख ले रहे हम, एक सेकेंड। उसके लिए क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको। क्या होता है, जब भी हम समीकरण बनाते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, आपको मूल दे दिए मैंने, माना अल्फा और बीटा मूल दे दिया आपको, कोई भी 2 या 3 या 4 या 5 कोई भी संख्या दे सकता है, तो मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये आपका होता है समीकरण। अगर आपको मूल दे दे और समीकरण पूछ रहे तो ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर सवाल आता है तो इसी तरीके से हमने जितनी भी पॉसिबल चीज़ें थी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछी जा सकती हैं वो हमने सॉल्व कर लिया। आप इसको गलत नहीं कर पाएंगे। आया था या नहीं आया था कुछ नहीं कन्फर्म है इसके बारे में, लेकिन पहले अभी 2-3 दिन पहले के पेपर में ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, इसलिए हमने इनको बाइट करके पढ़ लिया है। अब अगर वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यदि आपके पेपर में 20 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से आप 15 क्वेश्चन तक भी बहुत आसानी से बना पा रहे होंगे, क्योंकि डिजिट्स चेंज करके सिर्फ यही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखें, इसकी पूरी सीरीज को देखें, बहुत अच्छे से आपका मैथ्स कवर हो जाएगा। बाकी चैप्टर वाइज अगर आप मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो हमने चला रखी है सीरीज, टाइम एंड वर्क से हमने शुरू किया है कंप्लीट फ्री बैच। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।